बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर आपके अक्टूबर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो इसमें हमारा जो सेक्शन नंबर ए बी सी है, ठीक है। ए यानी कि जिसमें 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। सेक्शन बी यानी कि 19 से 24 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 6 हैं जिसमें से हमें 5 करने थे। खंड सी 25 से 30 3 मार्क्स से 6 क्वेश्चन जिसमें से 5 करने थे। तो सेक्शन ए बी और सी ये हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, मैंने वीडियो बना दी थी पार्ट 1 करके, ठीक है। पार्ट 1 अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से देख लेना या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा और इस पार्ट 2 में हम सेक्शन डी और ई यानी कि पूरा सैंपल पेपर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है इस सेक्शन और डी और ई में, तो सेक्शन डी जो है 3 क्वेश्चन है, इसमें 4 अंक के केस आधारित, और खंड ई में 34 से 37 5 नंबर के 4 प्रश्न है जिसमें से 3 के उत्तर देने, ठीक है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो यहाँ से आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे देख लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख लेना। चलिए तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले जो हमारा वीडियो था उसको ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसमें सेक्शन ए था हमारा इस तरीके से कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछे गए थे। इन सभी क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया था। ठीक इसी तरीके से हमारा सेक्शन नंबर बी था जिसमें हमसे 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन सभी का क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना था मैंने आपको समझा दिया था। फिर सेक्शन सी था, 3 मार्क्स के हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से आंसर लिखे हुए थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, आपने अगर मिस कर दिया। शुरू हो जाता है हमारा सेक्शन नंबर डी, ठीक है, ये रहा। तो सेक्शन नंबर डी देखिए क्या है, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन, केस आधारित प्रश्न। या तो आप इमेज दे देगी आपको या फिर कोई केस दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें दी गई है इमेज। पहले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, दिए गए चित्र के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, हेल्दी फूड एंड फ्लैट फूड। तो हेल्दी फूड किस तरीके का फूड जो है, यानी कि हेल्दी जो पैर है वो कैसा है और फ्लैट यानी कि मोटापे वाले व्यक्ति का पैर कैसा है ये बताएगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे हेल्दी वाले का पैर एकदम यहाँ से देख सकते हो काफी अच्छा दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से यहाँ से, और ये जमीन के साथ में सही संपर्क साध रहा है, और ये काफी मोटा है तो इसकी हड्डियां भी मतलब देखने में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ये जगह को ज्यादा घेर रहा है। ये एक्चुअल में एक हेल्दी पैर जो होता है वो वैसा दिख रहा है। यानी कि इस संबंध में हमें क्वेश्चन क्या पूछे गए हमें मैन उस पर ध्यान देना, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है चपटे पैरों के लक्षण लिखिए। ये जो प्रश्न है ये इसी इमेज के संबंध में कि चपटे पैरों के लक्षण लिखने हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि चलते समय तथा खड़े होते समय पैर के मध्य भाग में दर्द होना। जब आप चलते हैं या फिर आप खड़े होते हैं तो आपके पैर के बीच में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये एरिया, यहाँ पे क्या होता है, दर्द होता है। ये इसके लक्षण है। पैर की लंबी चाप का खत्म होना, यानी कि आपका जो पैर है वो थोड़ा सा जब लंबा रख सकते थे जैसे, लेकिन अब उसकी जो चाप है वो कम हो गई है, तो ये इसका लक्षण है। उसके बाद चपटे पैरों के कारण लिखिए। तो कारण क्या होते हैं भाई, तो मांसपेशी तथा हमारी हड्डियों में कमजोरी हो जाती है पैर के संबंध में, अधिक भार होता है, आपका मोटापा यदि ज्यादा बढ़ जाता है, मोटापा, लंबे समय तक भारी बोझ उठाना, ये सभी इस चपटे पैरों के कारण बन सकते हैं। अब इसी संबंध में आप इसे सुधार कैसे सकते हो, तो सुधारने के लिए आपको ये क्या है, पैरों से लिखना है। पैरों से भी लिखते हैं क्या? हाँ, वो कुछ हैंडीकैप वगैरह लोग होंगे उनकी बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये एक बेसिकली आसन हो सकता है कि आपको पैरों से लिखना हो, रेत पर चलना हो, दौड़ना तथा पंजों पर कूदना हो। तो ये कुछ पॉइंट है, इन्हें आप लिखोगे कि सुधारात्मक उपाय क्या क्या हो सकते हैं। अब इसी संबंध में एक आसन आपसे पूछा गया है, पवन मुक्त आसन की विधि तथा पूर्व की स्थिति लिखिए। तो क्या होती है, एक सेकेंड, पूर्व की स्थिति लिखनी है बेसिकली आपको। तो क्या होती है पूर्व की स्थिति, कि पंजे और एड़ी को जमीन पर रखते हुए कमर के बल सीधे लेट जाएं और एड़ी पंजे से मिलाइए, ये इसकी होती है पवनमुक्त आसन की पूर्व स्थिति, ठीक है। सिंपल सा ये है। तो यहाँ पे एक एक मार्क्स के बेसिकली 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इज इक्वल टू 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। समझ गए? ठीक इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली यहां से समझ लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर गिवन फिगर, दैट इज write the symptoms and the write the symptoms of flat feet। तो क्या है वो देख सकते हैं। write the reasons for flat feet, वो क्या है, write correct method for flat feet and write the former condition of पवन मुक्त, मतलब उसके पहले की बतानी है कंडीशन पवन मुक्त आसन की। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए,
32 है कि दिए गए चित्र में अलग अलग परीक्षण किए गए हैं, इसके आधार पर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये आपको चित्र जो दिख रहा है इसमें बेसिकली क्या है कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे परीक्षण किए गए। अब इस संबंध में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है, एरोबिक सहन क्षमता के मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो एरोबिक क्षमता, अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो सिलेबस में शायद है ही नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूं आपका सिलेबस। देखो ये रहा, 6 मिनट चाल एरोबिक सहन क्षमता मापने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्षमता का भी एक अलग से पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 खेलों में परीक्षण तथा मापन, ये रहा बेसिकली, आप देख सकते हो इजीली, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ है, ये आपका सिलेबस है बेसिकली टर्म 1 का, मैंने आपको बताया था पहले भी। अब देखिए यहाँ पे तो किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो 600 मीटर दौड़ पैदल चाल, इसका परीक्षण किया जाता है, मतलब इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, स्फूर्ति को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण है? तो इसमें से जो परीक्षण है वो है स्टैंडिंग ब्रैंड जंप, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा परीक्षण रिकली और जोन्स के परीक्षण से लिया गया है? तो सिंपल सी बात है, यही वाला लिया गया है, स्टैंडिंग ब्रैड जंप। अब इसमें देखिए चौथा क्या है कि रिकली और जोन्स किसके लिए प्रयोग में लाया गया था, यानी कि रिकली और जोन्स किसके लिए प्रयोग में लाए। एक सेकंड, क्वेश्चन यहाँ पे गलत पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए था कि रिकली और जोन्स ने जो वरिष्ठ नागरिक थे, नहीं, हाँ ठीक है, ये किसके लिए लाया गया था? तो ये लाया गया था बेसिकली वरिष्ठ नागरिकों के उपयोग के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप यहां से समझ सकते हो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हो, सेम एज इट इज वही चीज यहाँ पे दी हुई है और इजीली आप उसे यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, A, B, C एंड D। सभी क्वेश्चन हर एक इमेज के एक ही साथ में आपको इजीली यहाँ पे दिख गए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, एक सेकंड, 32, 33 होना चाहिए था। कुछ गलतियां कर रखी है इन्होंने, लेकिन हमें तो बस क्वेश्चन आंसर से मतलब है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, 34, 35, 36, 37, ठीक है। यहाँ पे 33 होना चाहिए था। देखो, दूसरे दौर में मैचों की कुल संख्या, इस आधार पे हमें समझना है। बेसिकली ये जो सेम चीज है ये आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी पूछी गई है, ठीक है ना। जो बोर्ड का सैंपल पेपर है उसमें भी। तो दूसरे दौर में मैचों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 है। इस इमेज के माध्यम से आपको बताना है, इस इमेज को कंसीडर करते हुए आपको समझाना है, ठीक है। तो कितनी होती है? 8 होती है। मैचों की कुल संख्या की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो n इज इक्वल टू -1, यानी कि n-1। इस मामले में चौथे दौर को डैश भी कहा जा सकता है। तो चौथा दौर जो है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। बाई की संख्या की गणना का सूत्र लिखिए, तो 2n - n, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगी नहीं। ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से इंग्लिश में देख लो। देखो एक चीज और बताता हूँ कि अगर कभी भी कोई भी चीज आपको लगे कि हिंदी में आपको गलत दी गई है तो आप उसे इंग्लिश में चेक करना। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 33 दिया हुआ है और उसे हिंदी में 32 लिखा गया, तो हिंदी में मिस्टेक हो सकती है बट इंग्लिश में मिस्टेक नहीं हो सकती है। अगर आपको लगे क्वेश्चन थोड़ा ऊट पटांग पूछा गया है तो उसे इंग्लिश में पहले पढ़ लेना, ठीक है। या फिर अपने जो एग्जामिनर होते हैं उनसे भी पूछ सकते हो आप कि सर यहाँ पे ये गलत हो सकता है क्या, वो आपको बता देंगे। सेक्शन यहाँ पे ये हमारा खत्म हो गया, डी वाला, जिसमें हमारे कुछ चित्र आधारित प्रश्न थे, केस आधारित 4-4 मार्क्स के 3। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर ई। बेसिकली ये है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को बहुत बढ़िया और ध्यान तरीके से समझना, क्योंकि हर एक 5 नंबर के प्रश्न में से कई क्वेश्चन निकल जाएंगे, 1 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के भी और 3 मार्क्स के भी। 1 मार्क्स में नाम पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में उसके प्रकार या फिर उसके जो प्रभाव हैं वो पूछे जा सकते हैं, और 3 मार्क्स में जितना 5 मार्क्स में उसको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से सारी चीजों को समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 34 है कि वसा में घुलनशील किन्हीं 3 विटामिन और इसके स्रोतों की व्याख्या करो। किन्हीं 3 की बताई है, ठीक है। तो इसको देखो अलग से 2 मार्क्स में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई इसको पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि अगर बेसिकली अलग अलग पूछा जाएगा 2 या 3 मार्क्स में, तो हर एक का जो सेपरेट बताया हुआ है वो लिख देंगे। लेकिन जब 5 मार्क्स की बारी आएगी तो आपको क्या करना है कि 2-2 पॉइंट हर एक से निकाल लेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, केवल 2-2 पॉइंट और आप लिख देंगे। चलिए देखिए, बेसिकली वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं 4, ए, डी, ई, के। अब इसमें जो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं बी और सी, ठीक है, बी और सी होते हैं। तो विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए जो है यह विटामिन
सामान्य शारीरिक विकास आंखों में त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कि हमारे शरीर के सामान्य विकास के लिए और आंखों व त्वचा के लिए आवश्यक होता है। इसकी यदि कमी होती है हमारे शरीर में तो हमें रतौंधी यानी कि हमें थोड़ा कम दिखाई देता है और हमारी जो त्वचा वो काफी सूखी सी लगने लगती है। इस विटामिन के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि पीले व नारंगी फल खाने चाहिए, जैसे कि पपीता, खरबूजा खाना चाहिए, संतरा, गाजर। हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, जैसे कि पालक, बंद गोभी, मटर और कुछ दूध या फिर दूध उत्पाद भी आप ले सकते हो। ये विटामिन ए के अंतर्गत आता है। फिर आ जाता है हमारा विटामिन नंबर सी। एक सेकंड, सी लिखा है लेकिन वहां पे तो डी लिखा है मैंने, क्या लफड़ा है ये? वसा में घुलनशील ए डी ए के ई के होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है। क्योंकि एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। बेसिकली देखो यहाँ पे विटामिन के हमारे नाम तो बिल्कुल ठीक है, ए डी ई के, बट यहाँ पे ये जो मैंने सी लिख दिया ये गलत लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आएगा विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे, इससे क्या होता है, इससे शरीर खुद भी पैदा कर सकता है। विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर जो है वो खुद भी पैदा कर सकता है। यह शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है और साथ ही साथ यदि इसकी कमी होगी तो हमारे शरीर को विक्टेस यानी कि सूखे रोग से जूझना पड़ेगा। इसके स्रोत हैं दुग्ध उत्पादन, सूर्य के प्रकाश में तेल मालिश, हरी सब्जियां खाना, मछली के तेल का उपयोग करना, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसी तरीके से विटामिन के आ जाता है हमारा, विटामिन के। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है एवं यह आंतों के भीतर बैक्टीरिया का निर्माण करता है और हमारे खून के थक्का जमाने में भी सहायक होता है, जिससे हमारी सारी गतिविधि सहायता पूर्वक चलती रहती है। यह छाल व धूप में निष्क्रिय हो जाता है। इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, आलू, सोयाबीन, दूध उत्पाद। देखो बेसिकली कोई सा भी विटामिन हो उसके लिए हरी पत्तियों वाली सब्जियां और दुग्ध उत्पाद तो मैंडेटरी ही है, ठीक है। इसके अलावा आप अन्य जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। विटामिन ई, बेसिकली यह विटामिन हृदयघात, पक्षघात व कैंसर जैसे रोग जो होते हैं इन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये स्त्री व पुरुष में जो प्रजनन की क्षमता होती है उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। जिसके स्रोत हैं अंकुरित अनाज, दालें, हरी सब्जियां, तेल व घी। तो ये यहाँ पे समझ गए। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे जो मैंने सी लिखा है इसको आप भूल जाइए। यहाँ पे बेसिकली क्या है, विटामिन है हमारा डी। तो जब क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछेगा वसा में घुलनशील, 5 में से मतलब ये जो आपको मैंने 4 बताए हैं आपको 3 लिखने हैं और हर 3 के बस 2-2 पॉइंट लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर अलग से 2-2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो जितना जितना आपको बता रखा है 2 या 3 मार्क्स में तो आप उतना लिख देंगे। अब इसको इंग्लिश में देखिए, एक्सप्लेन एनी 3 फैट सोल्यूट विक्टिम्स विटामिन हैं एंड देयर सोर्सेस। तो विटामिन ए, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा विटामिन कट जा भाई, हाँ विटामिन डी, उसके बाद विटामिन के एंड विटामिन ई। इन सभी को आपको पढ़ना है, इजीली आप यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया में नॉकआउट के 5 चरणों का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स आपको पिक्चर तैयार करना है तो उस संबंध में आपको इसके 5 चरण को लिखना है। 5 मार्क्स का है तो 5 चरण आपसे पूछे गए। देखिए क्या होता है, सबसे पहला चरण क्या है कि प्रथम चरण, पहले तो यहाँ पे देखो 2 टीमें होती हैं, ठीक है। 2 टीमों को 2 अर्ध में विभाजित कर दिया जाता है। एक होता है वरिष्ठ यानी कि अपर हाफ और एक होता है कनिष्ठ यानी कि कनिष्ठ यानी कि लोअर हाफ। ये तब होता है जब टीमें 16 से कम हो, लेकिन जब टीमें 16 से ज्यादा हैं तो इन्हें तीसरे रूप में बांटना पड़ता है जो कि होता है क्वार्टर, ठीक है। दैट मीन्स नॉकआउट तैयार करने में, फिक्चर के नॉकआउट तैयार करने में जो उसके चरण है, पहले चरण में ये देखा जाता है टीमों की संख्या यदि 16 से कम है, 16 से कम है, मान लेते 15 है, 14 है, जो भी है, तो इसे 2 भागों में बांटते हैं, वरिष्ठ और कनिष्ठ में। यदि 16 से ज्यादा है तो इसमें एक तीसरा भाग भी आ जाता है, क्वार्टर। दूसरा चरण देखिए क्या कहता है, दूसरा ये है कि फिर जब ये हमने इसको बांट दिया फिर ये देखा जाता है कि कुल टीम जिनके लिए फिक्चर तैयार करना है वो 2 की पावर में है या नहीं है, ये देखा जाता है। यानी कि मान लेते हैं हमने बांट दिया है 14 टीमों को, ठीक है। इन 14 टीमों में एक वरिष्ठ अर्ध है और एक कनिष्ठ अर्ध है। अब हमें ये देखना है कि ये कितनी 2 की पावर में है या नहीं है। तो जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, ये देखा जाता है 2 की पावर में है या नहीं है। यदि टीमों की संख्या तीसरे चरण में 2 की पावर में नहीं है
तो उस टीम को बाई दी जाएगी, अगर 2 की पावर में है तो बाई नहीं दी जाएगी। ये तीसरा चरण है। फिर चौथा चरण इसका ये होता है कि बाई की गणना सूत्र के अनुसार की जाए, अर्थात बाई की जो गणना है उसके सूत्र के अनुसार की जाती है और सूत्र के अनुसार ही उसे स्थापित किया जाता है। अब क्या इसका सूत्र है, तो लंबाई इज इक्वल टू कुल टीमों से अगली 2 की पावर और कुल टीमों की संख्या। ठीक है, लंबाई इज इक्वल टू कुल टीमों से अगली 2 की पावर लिखनी है और कुल टीमों की संख्या। उसके बाद चरण 5 आ जाता है कि अब आपको क्या करना है, टीमों का मैच करवाना है। जिस टीम को बाई दी जाएगी वो सीधा सेकंड राउंड में पहुंच जाएंगे और जिन टीमों के मध्य मैच होगा वे सभी पहले राउंड में होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल से नॉकआउट फिक्चर नॉकआउट करने की तैयार करने के 5 चरण हैं। आपको लिखना था, बेसिकली आपको बना के नहीं दिखाना है। हालांकि मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन बना के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास ये है कि नॉकआउट के आधार पे 13 टीमों का आपको फिक्चर तैयार करना है। तो इसके लिए पहले तो आप वही जो मैंने आपको बताया है आप वो फॉर्मूला लगाओगे। उसके बाद यहाँ पे वरिष्ठ अर्ध कनिष्ठ अर्ध इसके बारे में पूरा लिखोगे 13 टीम जो है। फिर यहाँ पे आप जो है उसको पूरा इस तरीके से सॉल्व कर दोगे। मैं आपको बस यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आ सकता है, इसे इजीली आप इस तरीके से हल कर दोगे। समझ गए? चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे। डिस्क्राइब द 5 स्टेजेस ऑफ नॉकआउट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पिक्चर। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ये पॉइंट आप यहाँ पे सभी लिखोगे। चलिए आगे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। दैट मीन्स कि विशेष जरूरत वाले जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, इनके लिए जब सारी क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं तो उन रणनीतियों के बारे में बताना है। लाभ तो पहले देख लिए हैं, अब इसके रणनीतियां समझिए। बेसिकली सबसे पहला डॉक्टरी जांच। दैट मीन्स कि शारीरिक क्रिया में भाग लेने से पूर्व दिव्यांग की शारीरिक जांच करवाकर उसकी शारीरिक अक्षमता के स्तर की जांच कर लेनी चाहिए, यानी कि वो किस स्तर पर खेल को खेल सकता है, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, ये जांच करना चाहिए। दूसरा पूर्व अनुभव। दैट मीन्स कि उससे आप जो पिछला खेल उसने खेला है उसका अनुभव लेना चाहिए ताकि वो खुद उस चीज का निर्णय कर सके कि उसे किस खेल में ज्यादा रुचि और किस में वो अच्छा अनुभव अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। रुचि। निर्णय करते समय हमेशा दिव्यांग बच्चे की रुचि का विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि वह इन शारीरिक क्रियाओं में पूर्ण रूप से भाग आसानी से ले सके और उसमें अच्छा प्रदर्शन भी कर सके। फिर आती है क्षमता। दिव्यांग की शारीरिक तथा मानसिक योग्यता को पहले समझ लेना चाहिए ताकि हम फिर उसी तरह से उसके लिए खेल का निर्माण करें जिस तरीके से उसे सही लगता है। ठीक है, ये समझ गए? और एक सेकेंड, ये डिजिटल पेन भी ना दिक्कत देता है कभी कभी। एक सेकेंड, ये कट नहीं रहा है। नहीं कट रहा है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। हाँ, 5वां देखिए क्या है कि उपयुक्त वातावरण, यानी कि उसके लिए वातावरण उसके अनुसार होना चाहिए जिससे वो क्रियाओं को आसानी से कर सके, जैसे कि उसके लिए उपकरण वगैरह होने चाहिए। ये सारी चीजें हैं। और भी आप चाहो तो पॉइंट इसमें लिख सकते हो, जैसे कि रूपांतरित नियम होता है। सारी क्रियाओं का निर्धारण करने से पहले हमें उसके नियम, उसकी योग्यता उसके अनुसार परिवर्तित कर लेनी चाहिए। यानी कि कोई भी आप नियम बना रहे हो, दैट मीन्स कोई भी आप खेल निर्धारित कर रहे हो तो ये देख लेना चाहिए कि उसके अनुसार, योग्यता के अनुसार कुछ नियमों को तय करना चाहिए। सभी अंगों का उपयोग, बेसिकली ऐसी रणनीतियां बनाओ, ऐसे खेल बनाओ जिससे उनके सभी अंगों की पुष्टि की जा सके। बेसिकली सिंपल सी बात है भाई, आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पहले ये याद रख लेना, जब सारी क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है तो रणनीतियों में सबसे पहले तो ये होती है डॉक्टरी जांच, यानी कि पहले उसका प्राथमिक चिकित्सा जांच कर लो, वो किस आधार पे है और कैसे खेल सकता है, उसने पुराना जो खेल खेला उसमें उसका अनुभव कैसा रहा है और अगले अनुभव में वो क्या कर सकता है, किस खेल में उसकी रुचि अच्छी है, उसकी रणनीति में कैसी रुचि है और वो क्या कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, वो और कितनी देर तक खेल सकता है, कौन सा खेल खेल सकता है, उसके लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए। साथ ही साथ कुछ नियम ऐसे बनाओ ताकि वो जो बच्चा है वो आसानी से उन खेल को खेल सके, और खेल ऐसे होने चाहिए, निर्णय ऐसे होने चाहिए, रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो सभी अंगों का उपयोग आसानी से कर सके। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। आई होप इजीली तरीके से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इसी तरीके से इंग्लिश में समझ लो। एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज फॉर डिटरमिनिंग फिजिकल फंक्शंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो पहले क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन है,
प्रायर एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, सुटेबल इंप्रूवमेंट है एंड मॉडिफाइड रूल्स। ठीक है, उसके बाद यूज ऑल गोल ऑर्गेन्स। ये है हमारा पॉइंट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, चेयर सीट व रीच परीक्षण का वर्णन कीजिए। यार कितने परीक्षण पूछोगे, अभी तो नॉकआउट पूछ लिया और फिर आप ये पूछ रहे हो। देखो भाई क्वेश्चन है तो क्या करें, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए इस परीक्षण की बात करते हैं। ये बेसिकली वरिष्ठ नागरिकों के निचले भाग की लचक, इसका मूल्यांकन करने के लिए होता है, जो सही मुद्रा या आसन, सामान्य चाल तथा विभिन्न गतिशील संबंधी कार्यों को करने, जैसे कार में बैठने अथवा जूते पहनने या फिर बांधने के लिए मदद करता है। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, चेयर सीट रीच परीक्षण, इसमें क्या होता है, वरिष्ठ नागरिकों के निचले भाग के लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये वरिष्ठ नागरिकों को उनके सामान्य चाल तथा विभिन्न जो गतिशील संबंधी कार्य होते हैं उनमें मदद करता है, जैसे कि कार में बैठना, जूते तथा फीते को बांधना। ठीक है, इसके लिए आवश्यक सामग्री देखिए क्या होती है। तो सबसे पहले वैसे इसका एक चित्र मुझे दिखाना चाहिए आपको, है ना। देखिए ये इस तरीके से होता है। ठीक है, चेयर सीट एंड रीड परीक्षण इस तरह से होता है। अब इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है, तो पैमाना ए 44 बाउस कुर्सी, यानी कि सीधी बैक वाली होनी चाहिए, जैसे कि ये है एकदम सीधी बैक वाली है। ठीक है, ऐसे नहीं प्लास्टिक वाली ले लो आप। उसके बाद प्रक्रिया के लिए कुर्सी को दीवार से सटा के रखना है, ताकि प्रतिभागी किनारे पर आराम से बैठ सके। ठीक है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये दीवार है जहाँ पे ये आसानी से बैठे हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो प्रक्रिया उसे समझिए। तो एक पैर फर्श पर समतल तथा दूसरा पैर घुटने सीधा करके आगे की ओर रखना है। ठीक है, एक पैर क्या करना है, यहाँ पे ये देखते हो यहाँ पे रखा हुआ है, और एक आगे की तरफ इस तरीके से करके रखना है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ना इस पेन को ही हटा देता हूँ और एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। हाँ ये, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पैर तथा टखने में 90 डिग्री तक ये मुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पैर है ये वाला ना, ये दूसरा वाला पैर जो उस तरफ दिख रहा है वो 90 डिग्री के कोण तक मुड़ा होना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, फिर इसी संबंध में आगे क्या है कि दोनों हाथों के बीच वाली उंगली के ऊपर सिरे को बराबर रखते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर रखें। जैसे कि यहाँ पे इसने दोनों हाथों को अपने रखा हुआ है, दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन दोनों हाथों को इसने इस तरीके से रखा हुआ है। फिर क्या करना है, फिर प्रतिभागी सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लाके सांस छोड़ते हैं। कूल्हों पर शरीर को मोड़ते हुए आगे पैर के पंजों की ओर हाथ खोले जाने हेतु कहेंगे। पीठ सीधी तथा सिर ऊपर। अभी ये प्रक्रिया हो गई। अब जब ये खत्म होगी तब यहाँ पे एकदम इस तरीके से सीधा बैठेगा। ठीक है ना, सीधा बैठ जाएगा जैसे हम नॉर्मल कुर्सी पे बैठते हैं। तो इस समय क्या होता है कि किसी भी प्रकार के झटके अथवा उछाल से बचें तथा कभी भी आवश्यक से ज्यादा अधिक खिंचाव ना करें, इससे आपकी मांसपेशियों को नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घुटने को सीधा रखें तथा रीच के समय 2 सेकंड के लिए कम से कम रुकना पड़ेगा आपको जब आप रीच कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 8वां, कि पंजे तथा अंगुलियों के बीच की दूरी के आपको मापना है। ये बात की क्रिया है। यदि पैर के जो पंजे हैं वो छूते हैं तो स्कोर 0 होगा, यदि नहीं छूते हैं तो इसको ऋणात्मक स्कोर होगा। ठीक है, परंतु यदि प्रतिभागी के पंजे तथा उंगलियों के एक दूसरे को ढक लेते हैं और धनात्मक, तब ये धनात्मक स्कोर होगा। जितनी दूरी हो उससे माप लिया जाता है। बेसिकली जब ये पूरा होता है तो क्या होता है कि ये देखा जाता है कि पंजे तथा अंगुलियों के बीच की जो दूरी है उसी मापी जाती है। 3 चीजें निकल के आती हैं। पहली तो ये कि यदि पैर के पंजों को छूती है उंगलियां तो क्या होता है, स्कोर 0 होगा। ठीक है, स्कोर 0 है या फिर ऋणात्मक भी हो सकता है। परंतु यदि प्रतिभागी के पंजे उंगलियों के एक दूसरे से ढके हैं तो ये धनात्मक होगा। जितनी दूरी होगी उससे माप लिया जाता है, सिंपल सा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा चेयर सीट एंड रीड परीक्षण का वर्णन। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश में पूछा जाएगा तो डिस्क्राइब द चेयर शीट एंड रीच टेस्ट प्रोक्स्ट्यूट। तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पे समझ सकते हो। ये पॉइंट, ये चित्र वैसे बना नहीं है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया बेसिकली। और इसके जो पॉइंट्स हैं इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले ये होता क्या है, फिर क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके बाद यहाँ पे इसकी क्या विधि होती है, ये इजीली आप यहाँ पे लिख दोगे। होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वेरी वेल, ओके गॉट इट। तो यहाँ पे हो गया हमारा सेक्शन नंबर ई भी खत्म। अब और कितना पढ़ाओगे सर, खत्म तो कर दिया आपने पेपर।
हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन पेपर का फिजिकल एजुकेशन के सेक्शन ए बी सी डी ई हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से हिंदी में भी समझ लिया और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को जो यहाँ पे समझाया गया था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें पता तो चल सकेगा कि यस जो हमने आपको समझाया क्या हमारी मेहनत सफल हुई है। इतना देर तक जो हमने आपको समझाया, हमने आपके लिए वीडियो बनाया, क्या ये आपके लिए सही साबित हुआ? तो इसके लिए आप हमें फीडबैक में अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार बच्चे ही हमें खुद बता देते हैं कि सर आज ये वीडियो बनाओ, जो कि इंपॉर्टेंट होता भी है, तो हम फिर उसी टॉपिक पे बनाते हैं। ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।